आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वनवास करते करते पांचों पांडव और उनकी मां कुंती घूमते रहते थे। उनकी माता कुंती थी जो वहां पर रहती थी और वहीं स्नान करती थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हम बताते हैं। ये चांद ने ब्रॉड और गोगो ने टीक और नानक और तेजल ने क्योड़क बसाई। इस गांव की पवित्र भूमि पर बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। पहले जिसका लाठी होती थी उसी की भैंस होती थी। बाबा भयंकर थे जो बहुत बड़े योद्धा आदमी थे। मुसलमान के लड़के ने जिद कर ली कि मैंने इस गुजर की लड़की से शादी करनी ही करनी। अपने गांव की कोई ऐसी भयानक घटना कि भाई उदय सिंह जिसका यहाँ पर कैथल में राज चलता था, उसको राजा नहीं कह सकते क्योंकि राजा या तो महाराजा पटियाला थे या महाराजा जींद थे, लेकिन उसने एक किस्म का आधिपत्य किया हुआ था, यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। दो आदमी आ रहे हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े खतरनाक हैं, तो इनको वहां खत्म कर दो। पाई के साथ भी अपने गांव को बहुत गहरा संबंध है और पुराना भी है। पाई की एक भांजी थी जो गांव उजाड़ा पड़ता है जींद जिले में। अच्छी वहां की लड़की थी, उसकी शादी नौच में हो गया, लेकिन क्योड़कार गुमथड़े का बैर लग गया। जो इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री भी है, वो भी आई थी। खिलाड़ी हुए इतिहास में जो जिनका नाम अच्छा नाम हुआ। पंजाब में अपनी टीम चली गई तो इनकी दोस्ती देख के वो हंसे पहले तो, भाई ये क्या लड़ेंगे। मास्टर जी, हमने सुना कि आप गांव की वंशावली पे किताब भी लिख रहे हो। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है और इस गांव की पवित्र भूमि पर बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया और इस गांव की गिनती क्षेत्र व जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा प्रदेश में विशाल गांव में आती है। इस गांव के इतिहास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर रामचंद्र जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हम आपके जीवन परिचय से शुरू करेंगे। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू की? गांव तो आपका क्योड़क की है, वो तो सबको ही पता है। जैसे मेरा जन्म 1960 का है और मैं 1976 में गांव क्योड़क से, उस टाइम 10वीं का स्कूल होता था, वहां से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करी और उसके बाद RKSD कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। जब मैं MA प्रीवियस में था तो जैसे मेरा रुझान आर्मी की तरफ ज़्यादा था तो मैं 25 फरवरी 1981 को आर्मी में कोर ऑफ सिग्नल में भर्ती हो गए और वहाँ पर मेरे को सिग्नल कोर में ऑपरेटर ट्रेड मिला और उसका बड़े लंबी दौड़ थी प्रमोशन के लिए, लेकिन मैंने डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू 10 साल में वहाँ पर JCU बन गया और 10 साल मैंने एज ए JCU रैंक में, सूबेदार रैंक में नौकरी करी और 31 अक्टूबर 2001 को मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया प्रीमेच्योर। मास्टर जी, हम अपने पैतृक गांव पे बात करेंगे। आपका भी है, मेरा भी है, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास हम गांव के बारे में हम अपने भाइयों को या साथियों को बता सकें। तो अपने गांव की स्थापना किस पूर्वज ने की थी? हमारे गांव की स्थापना सबसे पहले 2 आदमी आए थे, इनका नाम था नानक और तेजल। अच्छी, जैसे तो ये 7-8 भाई थे, लेकिन नानक और तेजल दोनों भाइयों ने आके इस गांव की स्थापना करी थी क्योड़क की सन 1499 में। अच्छा, 1499 में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हम बताते हैं। ये बताते हैं कि आनंदपाल तृतीय की औलाद था करम सिंह। अच्छा जी। उसके आगे चलते रहे, लेकिन उस टाइम क्या था, मुसलमानों का राज आ गया, धर्म परिवर्तन की बहुत तकड़ी बात थी, तो लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वहां से ये पलायन करके कहाँ पर आए? जयपुर में, वे राजस्थान में आ गए और राजस्थान में फिर वहां पर ऐसे धर्म पलायन होता रहा और फिर वहां से वो अपने डेरे उठा के फिर वहां से चल दिए और चलते चलते वो गांव मुंदड़ी में आकर उन्होंने अपना डेरा लगा लिया कुई के नजदीक। अच्छा जी। कुछ दिन वहां पर रहे, उसके बाद वहां पर इस एरिया की रेकी करी और जब उन्होंने देखा तो वो टीक गाँव में आके फाइनली बस गए। मतलब जहाँ खाना पीना मिल गया, अच्छे पेड़ पौधे मिल गए, पशुओं को चराने के लिए जगह मिल गई, तो वहां पर वो बस गए। तो उनमें से जो एक भाई था इनका गोगो, वो टीक में ही रह गया और चांद ने एक
बहनी बसाली जो ब्रॉट और टीक के बीच में सड़क के साइड में है, वहां पर कुआं भी बनवाया था उसने, और आखिर में फिर उसने ब्रॉट में ही अपना स्थान बना लिया। हाँ, तो इस प्रकार चांद ने ब्रॉट और गोगो ने टीक और नानक और तेजल ने क्योड़क बसाई। अपना गांव क्योड़क का नाम पुराना कोटीश्वर था, उसके पीछे का क्या कारण था? जैसे कि हमारे को बुजुर्गों ने बताया कि हमारा गांव महाभारत कालीन गांव है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वनवास करते करते पांचों पांडव और उनकी मां कुंती घूमते रहते थे, अज्ञातवास में भी हो रहे। तो वो इस एरिया में जब आए तो उन्होंने यहाँ पर आके उन्होंने देखा भी ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ तालाब भी बहुत बढ़िया था। तो उस तालाब के किनारे उन्होंने कुटिया थी, हमारे यहाँ आजकल वो कुटिया विराजमान नहीं है, उस कुटिया के अंदर वो बहुत दिन रहे हैं। जो आजकल एक कुटिया स्कूल में थी और एक स्कूल से थोड़ी आगे टिब्बे थे, उन टिब्बों में कुटिया थी। हम जब पढ़ते थे हमने देखा है। स्कूल की तो अभी 15 साल पहले ही थी वो, ग्राउंड बनाया उसकी जगह। हाँ, तो वो कुटिया थी, वहां पर बोलते हैं कि माता कुंती थी जो वहां पर रहती थी और वहीं स्नान करती। जो आजकल क्योड़क में मंदिर बना हुआ है, जो कुंती घाट बनाया हुआ है ना, कोटीश्वर तीर्थ भी है। कोटीश्वर तीर्थ भी है, बिल्कुल है। तो वो इसी के नाम से कहते हैं कि यहाँ पर करोड़ों तीर्थों का पानी इकट्ठा होता था, अच्छी, इसीलिए इसका नाम कोटीश्वर रखा गया। और सुनने में आया कि मल्ल्या, अपने जो तालाब है उसको मल्ल्या के नाम से ही, और पूरे प्रदेश में 2 मल्ल्या, केवल एक अपनी एक फरड़ की। हाँ, तो इसमें सच्चाई है? ये हमने भी यही सुना है कि और तीसरा नाम हमने नहीं सुना, या तो फरड़ में नाम मल्ल्या है और या क्योड़क में नाम मल्ल्या है। और हाँ, पूरे देश में कि इलाहाबाद जहाँ कुंभ का मेला, प्रयागराज जिसका नाम आजकल है, हाँ, वहां पर मल्ल्या है। जी जी। और बाबा बैंकर का नाम बहुत ही ज्यादा हुआ क्रांतिकारियों में, वीर योद्धाओं में भी। तो उसको काल्पनिक का इतिहास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ भी है, और सुनते भी हम अपने बुजुर्गों से। उसका इतिहास के पीछे क्या कहानी थी? बाबा भयंकर थे जो बहुत बड़े योद्धा आदमी थे, और वो अकेले योद्धा ही नहीं, वो दिमागदार भी आदमी थे। वो रणनीतिकार थे, वो जानते थे भी कैसे कब क्या काम करना है। बिल्कुल। एक बार बताते हैं कि कालपी गांव में मुसलमान बहुतायत संख्या में थे और वहां पर कुछ गुजरों के घर भी थे। तो एक मुसलमान के लड़के ने जिद कर ली कि मैंने इस गुजर की लड़की से शादी करनी ही करनी है। तो उसने अपने बाप को बोला मैंने इससे निकाह करना है। उसने बोला कोई बात नहीं। तो वो उसके पास गया, तो वो इतने डरते थे उस टाइम, पहले जिसका लाठी होती थी उसी की भैंस होती थी। बिल्कुल। तो उन्होंने उसको हाँ भर ली, लेकिन वो चिंता में पड़ गए भी हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, अपनी लड़की की शादी कैसे करें। तो उन्होंने आसपास पता किया भाई इस बला से कैसे हम अपना छुटकारा पा सकते हैं, कौन इस हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। तो किसी ने बताया कि गाँव क्योड़क में जाओ, आप भयंकर है, अगर वो आपकी मदद करते तो करते, नहीं और कोई नहीं कर सकता। तो वो 2 आदमी वहां से चले और क्योड़क में आए। जब वो आ रहे थे तो बाबा भयंकर उस टाइम कुदरती ही जैसे अपने रूटीन में चलते हैं, अपनी भैंसों को पानी पिलाने जा रहा था जोड़ पे मल्ल्या में। तो वहां पर वो उसको मिले, उन्होंने पूछा भी हमने बैंकर से मिलना है। तो बोला भी मैं ही बैंकर हूँ। वो कहने लगे यार मजाक मत कर, क्योंकि बाबा बैंकर के जो फिगर था वो इतना नहीं था कि कोई देख के कहते हाँ इतने लंबे चौड़े नहीं थे, इतने लंबे चौड़े नहीं थे, देखते थे। हाँ, तो वो भी समझ गया भाई हाँ तेरे को देख के ऐसे करें। उसने बोला ठीक है आप मठ में जाओ और वहां बैठो, वहां पर आ जाएगा थोड़ी देर में, तो वहां मिलाएंगे आपको। वो दोनों पूछते पूछते मठ में आ गए। वहां और भी बैठे हुए थे आदमी, उन्होंने वो कवर लिया और उनको वहां बैठे उनका परिचय हुआ। तो उन्होंने बोला भी बैंकर ने कहा अभी गया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा। वो उसके बाद अपने कपड़े कुपड़े बदल के वहां पर आ गया। तो बोला वो आ गया। तो बोले उन्होंने बोला भाई हमसे बड़ी गलती हुई, इसने तो हमको बताया था, हमने विश्वास नहीं किया। तो वो बैंकर बोला कोई बात नहीं, आदमी की पहचान उसके काम से होती है, उसकी शकल से नहीं होती। बिल्कुल। तो उन्होंने उसके अपनी समस्या बताई। उसने बोला कि तुम जाओ और मैं आके इसको फिर आपको वहीं पर बताऊंगा आके। तो बैंकर अपने 1-2 जो विश्वसनीय साथी था उसके साथ वहां गांव में गया और उस एरिया की रेकी करी और देखा यहाँ पर कितने मुसलमान हैं। तो जब उसने देखा कि यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बताया भी कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर एक ही गेट हो। तो वो एक जगह पर लेके ज्यादा संख्या में लोग आ सके, एक बहुत बड़ा घेर था वो, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं। तो उसके चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था और एक ही गेट था। तो उसने बोला भी यहाँ पर आप इसका इंतजाम करना बारात का, और वो कह के आ गए। तारीख निश्चित कर दी गई। वहां पर उन्होंने बारात का स्वागत किया और
जिस टाइम उनको टाइम बताया था बाबा बैंक करने, भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुलाना, तो वो सारे लगभग पूरी संख्या में, अच्छा उनका खाने पीने का इंतजाम कर रखा था। तो यहाँ से बाबा बैंक करने भी अपने आदमी लेके चला गया, और इसने क्या किया, रणनीति के तहत कुछ आदमियों को अंदर घुसा दिया, भाई तुम वहां से मारकाट शुरू कर देना, और कुछ आदमी अपने बाहर रख दिए गेट पे, जैसे गेट पे, भी जैसे वो बाहर आएंगे यहाँ हम उसको करेंगे। तो वो जो अंदर गए थे वो ज्यादा संख्या में थे, गेट पे कम थे, वो अंदर उन्होंने मारकाट जब मचाई तो लोग भागने लगे। वो जब भागने तो गेट पे उन्होंने, एक ही गेट था, तो जो भी आता उसी को वहीं खत्म कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने उस हिंदू लड़की को उनके चंगुल से बचाया थे। और पाई के साथ भी अपने गांव को बहुत गहरा संबंध है और पुराना भी है, उसके पीछे की क्या कहानी है? पाई के बारे में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पाई भी जाटों का बहुत बड़ा गांव है, बिल्कुल, और क्योड़क भी बहुत बड़ा गांव है, बिल्कुल। तो बड़े गांवों के पहले आपस में बहुत पंचायतें होती थी, फैसले होते थे, एक दूसरे गांव में जाते थे। तो पाई की एक भांजी थी जो गांव उजाड़ा पड़ता है जींद जिले में, अच्छी, वहां की लड़की थी, उसकी शादी नौच में होगी। उस टाइम यहाँ पर एक गुमथड़ा गांव था मुसलमानों का, उनका बड़ा जोर था, और वो क्या था, उन्होंने एक किस्म का कर लगा रखा था, छोटे गांव से वो काम करवाते थे। तो अपने जो गेहूं अनाज गधों में खच्चरों में डाल के भेज देते थे गांव में, और बोलते थे कि भी रात को पीस के सुबह हमारे घर पहुंचा देना। तो जब इस लड़की की शादी नौच में हो गई तो ये भी गई, इसकी सासू ने बोला कि बेटे ये सुबह जल्दी उठना और ये इतना पीसना है। तो वो भी बोली भी मेरे से तो ये काम नहीं होगा, भाई अपना तो पीसेंगे, हमें दूसरा क्यों पीसे। नई चीज देखी उसने, भाई एक गुलामी की तरह से ये काम, बिल्कुल। तो उस लड़की को ये बड़ा महसूस हुआ कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। उसने पहले अपनी सासू को बोला, तो वो नहीं मानी, तो वहां से वो निकल पड़ी, भी मैंने ये काम करूंगी। जब वहां से निकली तो रास्ते में आई तो लोग उस टाइम छेरों की भैंस चराते थे, अच्छा, इसको बोलते हैं भी सुबह 4 बजे 2 बजे भैंस खोल देनी, 4-5 बजे तक उनको चराना और फिर अपने घर ले आना। वहां पर जो पाड़ी थे उन्होंने उसको मिला, वो बोले भाई तू कहाँ जा रही है? उसने बोला मेरे को तुम हाथ में लगाना। वो बोला नहीं, तू हमारी धर्म की बहन है, तू बता क्या बात है, वो इतनी रात को आई है, रात को अकेली। तो बोली मैं ऐसे करके, और कहाँ जा रही है तू? बोला मैंने पाई जाना है। तो बोला नहीं अकेली नहीं हम जाने देंगे, हम तेरे को साथ चलेंगे। तो उनमें से उन्होंने 2 आदमी अपने में से उसके साथ पाई भेज दिए, और जब उनके पाई वालों ने देखा अपनी भांजी को तो बड़े गुस्से हुए, और उस टाइम ये बात बड़ी बुरी मानी जाती थी कि कोई लड़की ससुराल से अकेली आ गई। उन्होंने कहा भाई हम इस लड़की को खत्म करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, भी इसकी बात सुनो। और लड़की ने बोला मेरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुमको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे को बेशक खत्म कर देना। उसने अपनी बात बताई सारी, भी पीसने की, ऐसे ऐसे पीसना था, ये था वो सारा। तो उन्होंने बात सुनी, तो उन्होंने बोला भी बताओ हम क्या करें। वो 2 आदमी बोले जो क्योड़क के थे, भाई हम कोई फैसला नहीं कर सकते, आप गांव में आ जाना और वहां मिल बैठ के फिर करें। तो पाई के 5-4 मौजिज आदमी गांव में आए, उन्होंने आके गांव में पंचायत हुई, तो पंचायत में फैसला किया गया भाई आप लोग हमारा ये कर हटा सकते हो। बिल्कुल, भाई नौच में तो छोटा गांव है, उनके बस की बात नहीं है। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने उनको बोल दिया नौच वालों को जाके कि भाई तुम अगले दिन हम आ जाएंगे, और वो पीसना कुछ नहीं करना। उन्होंने क्या किया, उनके जो गधे और खच्चर जो थे, जिसमें गेहूं आई थी, बाजरा था, ज्वार थी, जो भी थी, उसको अपने क्योड़क लेके आ गए, और उनमें जो कुम्हारों की खोरा होता है वो भर के वापिस भेज दिया। अच्छा, उस दिन से उनका वो कर खत्म हो गया, लेकिन क्योड़क और गुमथड़े का बैर लग गया। उसका कारण यही था कि एक लड़की की लाज को बचाने के लिए या एक गांव से कर को हटाने के लिए उन्होंने दूसरे गांव से सारी उम्र का बैर मोल ले ली। चलो बढ़िया बात भी थी, इस कर का ये अच्छी बात थी कि मतलब एक किसी कमजोर आदमी की मदद करना। बिल्कुल। और अपने गांव की कोई ऐसी भयानक घटना जो अभी तक हम युवाओं को नहीं पता है और अन्य गांव वालों को नहीं पता, जो इतिहास में सबसे ज्यादा भयानक हुई हो? हमारे गांव की सबसे भयानक घटना ये थी कि एक तो आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी जी। और सबसे भयानक लड़ाई ये थी कि भाई उदय सिंह, जिसका यहाँ पर कैथल में राज चलता था, जी, उसको राजा नहीं कह सकते क्योंकि राजा या तो महाराजा पटियाला थे या महाराजा जींद थे, लेकिन उसने एक किस्म का आधिपत्य किया हुआ था, यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, और कब्जे में उसने कई गांवों को उजाड़ा भी। अच्छी। तो उसको किसी ने ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी भी क्योड़क ने तुम्हारे खिलाफ अपना मोर्चा बना रखा है, और जैसे भी तुम क्योड़क में जाओगे तो वहां पर भयंकर लड़ाई होगी।
तो उसने क्या किया, वहां पर क्योड़क में तोप लगा दी। अच्छा तोप लगा के और वहां पर फायर शुरू कर दिया। अच्छा जी। उसमें क्योड़क के बहुत आदमी मरे, जिसमें मशहूर था बाबा गुलाबा। बाबा गुलाबा वहीं पर शहीद हो गया था, और बाबा जो दुमू था वो घायल होके वहां से उसको सीवन जाके छोड़ दिया था। तो वहां से कम 5-6 महीने में रिकवर होकर वापस आया था। लेकिन जब वो उसने जांच पड़ताल करी उसकी, तो पता लगा कि जो ये इंफॉर्मेशन उसको मिली थी भाई उदय सिंह को, वो गलत थी। अच्छी। और उसने फिर बाद में उसको पछतावा भी हुआ। और अपना डेरा है जो खेतों में बाबा राजपुरी जी का, मान्यता भी है उसकी, तो उसका इतिहास भी अपने गांव के साथ जुड़ा है। बाबा राजपुरी का बताते हैं 1645 से लेके 1690 के बीच में हुआ है। अच्छा जी। और वो बाबा राजपुरी जो थे, जहां पर बैठ जाता था वहां अपना डेरा बना देता था। बिल्कुल। तो उसने इस प्रकार यहाँ पर काफी डेरे बनाए हैं। तो क्योड़क में भी उसका डेरा 1670 और 75 के बीच में बना है। 1670-75 के बीच में वहां पर आया, यहाँ पर रहा, और उसने डेरा यहाँ पर बनाया। शुरू से ही डेरा यही है या टीक रोड? नहीं, ये पहले डेरा होता था टीक साइड में, जो लीला डोबा कहते हैं वहां पर। हाँ हाँ। तो वहां पर डेरा होता था, लेकिन वहां पर क्या था, वो एक अटैक की जगह थी। वहां पर फरल की और क्योड़क की काफी लड़ाई होती रहती थी। वहां पर सकलदे का मंदिर भी था। तो किसी बुजुर्ग के सपने में सकलदे जो देवी आई कि भी मेरे डेरे को यहाँ से प्रस्थान कर लो, और लोगों ने फिर बताया तो उन्होंने बोला भी इस डेरे को कोई ऐसी जगह भी रखो जहां पर कोई अटैक ना हो और डेरा सुरक्षित रहे। फिर इस डेरे को जो अभी प्रेजेंट जगह है वहां पर जाकर इसको रख दिया, और जो सकलदे माता का मंदिर था वो भी वहीं पर स्थापित कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, पंचायती सिस्टम गांव में मास्टर जी बहुत शुरू से ही है, हम अभी बात भी की थी। अपने गांव में ऐसे कौन से पंचायती हुए हैं, ऐसी कौन से नाम में जाने पंचायती हुई हैं जिनका इतिहास में भी नाम और अब तक उनकी मतलब एक एग्जाम्पल आगे देते आ रहे हैं? वैसे तो हमारा गांव में बहुत बड़े बड़े पंचायती हुए, बिल्कुल, लेकिन जो प्रसिद्ध पंचायती हैं, सबसे पहले बिरबल पट्टी में बाबा ठंडिया थे। अच्छा जी। उनका नाम बहुत दूर दूर तक गूंजा हुआ था। जो महाराजा जींद की रियासत थी वो राजा उनको बहुत मानता था, क्योंकि उन्होंने वहां पर ऐसे ऐसे 2-4 फैसले करे हैं जिससे कि राजा बहुत प्रभावित था। जो उनसे कोई फैसला नहीं होता था तो बाबा ठंडिया को वहां पर बुलाया जाता था और वो जाके वो फैसले करते थे। कोई ऐसी घटना? एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के ऊपर 2 औरतों ने अपना अपना हक जमा दिया। तो जब वहां पर राजा से वो बात नहीं सुलझी तो बाबा ठंडिया को बुलाया गया। तो राज दरबार में हो गया, उन्हें दोनों औरतों को बुला लिया। औरतों ने फिर वही बात कहनी शुरू कर दी। तो फिर बाबा ठंडिया ने बोला ठीक है भाई, इनको दोनों को कहती है ना अपने अपने, इसको बच्चे को क्या करो, बीच से काट दो, आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो। तो एक तो चुप रही, दूसरी माँ हाथ जोड़ के बोली कि बोला महाराज राजा की तरफ मुंह करके कि ये बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, इसी को दे दो, लेकिन इसकी जान मत लो। तो बाबा ठंडिया ने बोला इसकी असली माँ ये है, क्योंकि माँ तो नहीं चाहती। हाँ, जो असली माँ थी उसका हृदय जो कांप गया, और जो नकली माँ थी उसने कुछ भी वो नहीं किया। तो राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ। इस प्रकार जब भी राजा के पास कोई फैसले ऐसे फंस जाते थे वो बाबा ठंडिया को बुलाया जाता था। बाबा निशान जी का भी बहुत ज्यादा नाम हुआ। बाबा ठंडिया पहले थे, बाबा निशान थोड़ा पीछे आके हुए हैं। वो भी उनका क्या था कि वो फैसले को मनवाने के लिए बिल्कुल मनुष्य जो कितना भी छोटा भी आदमी हो ना, उसके सिर के ऊपर अपनी पगड़ी उतार के पैरों में रख देते थे अगर फैसला उसने मनवाना होता था। भाई कई बार क्या होता है, आदमी अपनी जिद के ऊपर अड़ जाता है कि मैंने ये फैसला करना नहीं है, सारी पंचायतें देखती रहती है सब है, लेकिन बाबा निशान में ये कला थी कि आप वो बात को मनवाने के लिए वो भी अपने पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख देगा। भाई तू मेरी ये पगड़ी की लात रख ले, अगर तेरे को नुकसान हो रहा है तो नहीं बात मानना, अगर तेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है तो इस बात को मान लेना। तो वो मान लेते थे। और पगड़ी तो पगड़ी उस टाइम में बहुत बड़ी बात मान। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने गांव में खेल का शुरू से ही है, तो खिलाड़ी हुए इतिहास में जो जिनका नाम अच्छा नाम हुआ? ऐसे तो हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए पहले से। पहले क्या था, लोग कुश्ती और कबड्डी खेलते थे। तो हमारे गांव की कबड्डी बड़ी मशहूर थी। तो पुराने जो हमने नाम सुने हैं, बाबा दल सिंह, बाबा वीर सिंह, और एक हमारे ताऊ लगते थे बाबूराम, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी हुए पुराने जमाने में। और ये क्या लोग थे, ये धोती पहन के खेलते थे। अच्छा, उस टाइम धोती का रिवाज था।
और एक बार बोलते हैं कि पंजाब में अपनी टीम चली गई तो इनकी दोस्ती देख के वो हंसे पहले तो, भाई ये क्या लड़ेंगे, और ये पतले पतले थे। लेकिन जब ये इन्होंने अपनी कबड्डी शुरू करी तो पंजाबी जो वहाँ के गायक थे उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया था, भी वो लोको लोको तुसी दल सिंह सुर मैनू रोको। तो दल सिंह और वीर सिंह दोनों बहुत बढ़िया रेडर थे और बाबू तो वो बहुत बढ़िया कैचर था। कोई ऐसे खेल में कोई बात हो जो अब तक उदाहरण देते उसके बाद दोबारा हुआ नेशनल कबड्डी चली, तो नेशनल कबड्डी में छोत का बारू राम था, क्योड़क का साधु राम मास्टर जी, जिनको पूरा मास्टर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, फकीर चंद मास्टर जी थे, तो इनका बड़ा अच्छा नाम था। तो जब ये खेलने लगे तो हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद जब पहली टीम बनी 1959 में, इंडिया की टीम के कैप्टन साधु राम थे, अच्छा जी, बुरा मास्टर जी, और वो पाकिस्तान में खेलने गए थे, वहां पर उनको बेस्ट रेडर का अवार्ड मिला। और अपने गांव में सबसे पढ़े लिखे, नाम सुना है, नाम याद नहीं, जो इतिहास में पुराने समय में सबसे पढ़े लिखे माने गए हैं। हमारे गांव में देश आजाद होने से पहले स्कूल चौथी का ही था, अच्छे, लगभग 1930 तक, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये 1920 में हमारे को जो सुनने में आ रहा, जो यहाँ पर बोलते हैं कि 1920 में स्कूल प्राइमरी का बन चुका था, 1920 से पहले। तो यहाँ पर जो पुराने बुजुर्ग हैं वो 4 ही क्लास ज्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बाबा राम निवास थे दुमूपट्टी से, वो उस टाइम पटवारी थे पंजाब में, अच्छा जी, तो वो उसका बेटा उन्होंने अपने पास ही रखा, और 1925-26 में उसने जलंधर से ग्रेजुएशन करनी थी उस समय। तो उस समय का सबसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा था वो उमराव सिंह था, उनका लड़का, बाबा राम निवास का। अच्छा जी, जो अभी राम कौर एडवोकेट वकील हैं, उनका ताऊ लगता था। अच्छा, उनके ताऊ जी थे। और पुराने समय में कार्यरत हुए विभिन्न पदों पे, जो सरकारी पदों पे। वैसे तो जिस टाइम नंबरदारी प्रथा थी, जेलदारी प्रथा थी, उस टाइम तो हमारे गांव के नंबरदार और जेलदार को तो सब जानते हैं कि राव नरसिंह दास का बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने तो सुना है कि बाबा साधु राम और रामजी लाल दोनों ने पुंडरी जाके 10वीं की परीक्षा पास करी थी। अच्छी। लेकिन बाबा रामजी लाल तो फौज में भर्ती हो गए थे, लेकिन वहां से वो अपना नाम कटा के आ गए, और बाबा साधु राम भी उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी। लेकिन एक हमारे ताऊ सुल्तान सिंह थे जो उसके बाद 10वीं पास करी, और वो देश आजाद होने से पहले ही फौज में भर्ती हो गए थे, कोर ऑफ ऑर्डिनेंस में, और उसके बाद 1959 में वो ऑनरी कप्तान वहां से वापस यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद भी कई साल तक वो होम गार्ड के कमांडेंट रहे। अच्छी। वो सबसे बड़ी पोस्ट पे उस टाइम थे। और आज के ज़माने में देखें तो हमारे गांव से फौज में 2 कमीशन अफसर हुए हैं, जो भर्ती तो सैनिक हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने कमीशन ले लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर सरदार सिंह दन्नूपट्टी से, जी, और लेफ्टिनेंट कर्नल जगरूप सिंह वो थे दुमूपट्टी से, दीवान परिवार से। और एक फिर सेना में एक आरसीयू कमीशन चला था, उसमें जयराम सिंह साहब हुए हैं, वो मेजर के पद से उस टाइम रिटायर हुए थे। अभी मैंने सुना है कि वो ऑनरी उनको लेफ्टिनेंट कर्नल भी मिला है। और आज के समय में आपकी गुड़िया भी है? अभी हमारे आज के समय में मेरी बेटी जो MBBS करी जिसने PGI रोहतक से, और MS ENT करी उसने RR हॉस्पिटल दिल्ली से, वो एयरफोर्स में एज ए स्क्वाड्रन लीडर अभी तैनात है, और वो हलवाड़ा स्टेशन पर। हमारा गांव शुरू से ही जनसंघियों का गांव रहा है, यहाँ पर जनसंघ का बहुत बड़ा प्रचार था। बिल्कुल। तो वो क्या करते थे, अपने गांव की रक्षा के लिए असला लेने जाते थे दूर दूर। एक बार गांव में बात हुई कि इधर तारागढ़ साइड में, कसान साइड में कोई असला जनसंघियों ने कहीं से पता लगा भी वहाँ से असला लेके आना है। तो यहाँ से बाबा मनीराम जो दुमूपट्टी से था, और बिंद्रा बढ़िया, दोनों को डिटेल किया कि आप तो दोनों जाके असला लेके आओगे। और गांव में उस टाइम पे एक जुलाया रहता था जिसका नाम था जानी जुलाया।
जाने जुलाया। तो जाने जुलाया बड़ा खूंखार आदमी था, और उसके बहुत ज़मीन भी थी उसके पास। जो बस स्टैंड के पास जो अभी जैलदार की ज़मीन है, राव सुरेंद्र की ज़मीन है, वो उसकी ज़मीन हुआ करती थी। अच्छा जी। उसकी ज़मीन का इतना उसका था, उसमें 2 मोरी लगती थी पानी की, और बड़ा उसमें कोई नुकसान नहीं कर सकता था। मैं इतना दमन व्यक्ति था। उसने मैसेज पहले ही दे दिया कि 2 आदमी आ रहे हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े खतरनाक हैं, तो इनको वहाँ ख़त्म कर दो। तो उन दोनों को वहीं से उन्होंने मार दिया, और उनकी लाशें घोड़ियों पर आई थी वापस। अच्छा। ये दोनों बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। एक बार सबसे गांव में पढ़ा लिखा व्यक्ति था बाबा रामनिवास। अच्छा। जो उस टाइम 4वीं क्लास पढ़ा हुआ था, और वो पटवारी था पंजाब में। अच्छा। यहाँ पर जाने जुलाया ने क्या किया, भी यहाँ मस्जिद बनानी है गांव में जहाँ पर आजकल शिव मंदिर है। यहाँ पर मस्जिद का प्रोग्राम बन गया, और उसने यहाँ पर ईंटें डलवा ली। किसी ने उस टाइम पर बाबा रामनिवास पंजाब से आया हुआ था छुट्टी लेके, और गांव में था। उन्होंने बोला भी ये तो बड़ा गलत बात होगी भाई, ये यहाँ पर मस्जिद बनेगी, हिंदुओं का गांव है। तो उसने कहा भाई मस्जिद तो नहीं बनेगी अगर आप लोग चाहो। कैसे? तो जाने जुलाने ने सारे गांव को चैलेंज कर दिया, भाई मस्जिद तो यहीं बनाऊंगा, किसी में दम मत हटा दो। तो बाबा रामनिवास ने फिर कहा कि भाई सारे इकट्ठे करे रात को। उस टाइम पे बाबा रामनिवास की बड़ी अच्छी चलती थी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो पढ़े लिखे थे उसकी इज्जत करते थे लोग। बिल्कुल। इसने दुमू पट्टी में जाके इकट्ठा किया, और उसमें से खासकर दीवान परिवार को, क्योंकि दीवान परिवार से था वो। उन्होंने कहा भी जो ईंट सारी उठा लेगा वो ईंट उसकी थाई बनाऊंगे यहाँ। अच्छे। तो ये इस काम में बड़े माहिर थे। इन्होंने रातों रात में वो सारी मस्जिद की ईंट जो आई हुई थी सारी उठा के, जो आजकल बाबा दीवान की थाई बनी है ना, वो उन्हीं ईंटों में बनी हुई है। अच्छा। वो ईंट वहाँ अपने भी किसी ने छान थी, जिसके पास घर था भी 10-10 रखो, 20-20 ईंट रखो, सब घरों में डिवाइड कर दी थी। जब वहाँ पर सुबह यहाँ पर जो बड़ा अफसर होता था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर मुसलमान अफसर था यहाँ, वो देखने आया तो उसको बताया गया भी यहाँ तो ईंट है ही नहीं। वो जाने जुलाया को झूठा घोषित कर दिया, और वो फिर इस प्रकार से यहाँ मस्जिद के निर्माण से वो ईंट रुकी थी। राव नरसिंहदास जी का बहुत नाम हुआ, अब भी नाम है, तो उनके कोई ऐसे किस्से हो जो अभी तक गांव वाले याद करते हो या इतिहास में वो लिखा गया हो? राव नरसिंहदास के बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि वो बड़ा दबंग आदमी थे। उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी दबंगई के किस्से आजकल मशहूर है। अच्छा जी। बोलते हैं कि क्योड़क से नरसिंह, और एक रणधीर, और एक कौड़ से थे, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, तेजवीर के फादर थे। हाँ, ये तीनों आदमी उस टाइम बड़े दबंग आदमी थे, इनकी खूब चलती थी। उन्होंने अपने टाइम में बहुत काम किए हैं। और राव नरसिंहदास के बारे में तो ये बताया जाता है कि जो 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे, गांव क्योड़क के पहले सरपंच वही बने थे। लंबे समय तक वो रहे। जो इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री भी है, वो भी आई थी। उसका भी सुनने में आया कि जब यहाँ पर ओम प्रभा जैन को टिकट देने की बात चल रही थी, और बंसीलाल उस टाइम मुख्यमंत्री था, श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर आई हुई थी, तो राव नरसिंहदास भी वहाँ पर स्टेज पर थे। अच्छा जी। तो इन्होंने उनको बोला था भी ये टिकट अपनी मर्जी से बंसीलाल किसी को दिलाना चाहता था। अच्छा। लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं थी कहने की कि मैं इंदिरा गांधी को कह दूं, तो इनके थ्रू कहलवाया था, तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। फिर उनकी दबंगी इतनी थी, उसने बोला ठीक है, फिर उसको बना लेना। उसका जोर भी था। हाँ, उसका इस इलाके में इतना जोर था कि जब वो जहां पर वो कहते थे वही आदमी बन जाता। लोग मानते भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए थे। उस समय तो वही अपना नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गांव की बेटी का नाम है जो रियासत, कौन से राज्य की रियासत थी, वो उसकी शादी हुई थी। बाबा गुलाबे में एक बाबा गलता हुआ है। अच्छा। उनकी 2 लड़कियां थी। बड़ी लड़की तो उनकी शादी हुई थी जंदेड़े में, रामजी लाल उनका नाम था, यूपी में। तो रामजी लाल टिमरी वाली रियासत में बड़ा अच्छा दबंग आदमी था, अच्छा रियासतदार आदमी था, वो भी रसूखदार था। वहां पर वो जाता था, तो उसने पता था अपनी साली के बारे में, तो उन्होंने वहां राजा से बात करी। जो टिमरी का राजा, उसकी कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। लेकिन उसने एक लड़का अडॉप्ट किया हुआ था, उसको
वहां पर उसने बोला भी जब तू तेरी शादी हुई तो कोई अच्छे घर में हुई होगी, हाँ, तो हाँ। हमारी भी वही करवा दे। तो उस टाइम रियासतें तो टूट चुकी थी लगभग, लेकिन वो प्रिंसली स्टेट थी, आजादी के बाद की आजादी के बाद की बात है। बिल्कुल। तो वहां पर फिर उसके जो हमारी रिश्ते में तो हमारी दादी लगती हैं, वो सोमी देवी, सोमवती उनका नाम था, गांव में सोमी कहते थे। उनकी शादी उनके साथ हुई थी, उनका नाम नारायण सिंह था, जो समय टिमली वाले के थे, जो राजा के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उसके बाद में उनके 3 लड़के हैं, कुलदीप, जयदीप और एक दीप। और कुलदीप को भी सेरेमनी जैसे प्रिंसली राजकुमार की होती है, प्रिंस की होती है, वैसी ही सारी सेरेमनी उसकी हुई थी, वैसे ही बरात वगैरह यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सारा काम। मास्टर जी, हमने सुना कि आप वंशावली, गांव की वंशावली पे किताब भी लिख रहे हो, तो कब तक प्रकाशित करोगे ये किताब? ऐसा है जी, मैं ये किताब मैं 31 दिसंबर 2018 को रिटायर हुआ था। अच्छी। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा भी क्यों ना इस गांव का जो इतिहास है उसको यहाँ पर आगे वाली पीढ़ियों के लिए, कल को जो हमारे जागे आते हैं उनके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ जाएंगे, हो सकता है वो काम छोड़ भी दे, और तो हमारे को बताने वाला कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने वो धीरे धीरे ये डाटा कलेक्शन करना शुरू किया। मेरे को एक पेज मिला था हुक्मचंद आर्य से, बिल्कुल, हुक्मचंद आर्य से एक पेज मिला। मैंने उस पेज को लेके ये डाटा कलेक्शन करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके लगभग मेरे पास अभी 95% काम हो चुका है। मेरे को 6 साल लग गए, और मेरी कोशिश यही है कि 2025 में मैं एक किताब पब्लिश कर दूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं किताब के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे जो अभी वीडियो को देखें उनको हो या हमें है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं फरवरी में पंचायत भवन में 8-10 दिन के लिए बैठूंगा। जिसको भी अपनी वंशावली देखनी है, बिल्कुल, तो वो अपनी वंशावली को वहां देख सकता है, चेक कर सकता है। अगर उसमें कोई कमी हो तो हमको बताएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और जिसके पास कोई डाटा है तो हमसे शेयर करेगा, ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल, क्योंकि प्रकाशित एक बारी होगी, वो बार बार तो होती है। हाँ, प्रकाशित करने में उसमें ये होता है कि एक बार तो हम रफ प्रूफ लेके आएंगे उसका, लेकिन ये बार बार नहीं होती है। जो गलतियां रह जाएंगी उसको फिर उसको हम सुधार करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आप आए, टाइम दिया। और हम आगे भी अगर कोई हमारे गांव की इतिहास की कोई जुड़ी हिस्सा रह गया हो या कोई कहानी रह गई हो, तो हम आगे भी हमारे दर्शकों को या हमारे गाँव वालों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद भाई।